जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। इंस्पेक्टर जैसे ही हॉस्टल में घुसे, स्थिति देखकर काफी आश्चर्यचकित हो गए। ये कॉलेज के लड़कों का मेज जैसा था और इसी मेज में हुई थी हत्या। हर कमरे में करीब 3 लड़के रहते थे। रात में सब कुछ ठीक था कि अचानक लड़कों की भयानक चीख की आवाज आने लगी। मेज के कर्मचारी वहां तक पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खोलने की कोशिश की गई मगर पुराना मजबूत दरवाजा होने की वजह से नहीं खोला जा सका। अंततः पुलिस को बुलाकर कटर से कटवाना पड़ा, तब जाके कमरे के अंदर का दृश्य देखा गया और जो कुछ देखा आश्चर्यचकित था। तीनों लड़कों ने एक दूसरे की हत्या कर दी थी। हत्या भी ऐसी भयानक जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए। शरीर के हर एक अंग क्षत विक्षत था। किसी का लीवर किसी के हाथ में था, किसी की जीभ किसी ने पकड़ रखी थी। अधिकतर लड़कों के हाथों की उंगलियां टूट गई थी। उफ, ऐसा भयानक दृश्य। मगर कमरे में बाहर से कोई नहीं आया था। इस वजह से समझ में आ रहा है कि तीनों में आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई होगी। लाशों का पंचनामा करके इंस्पेक्टर उसे पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। डॉक्टर अनिरुद्ध आज पोस्टमार्टम ड्यूटी पर है। इंस्पेक्टर ने कहा, कितने दिन लग जाएंगे पोस्टमार्टम में? सर, लाश जिस हाल में है इसमें मुझे थोड़ा समय लगेगा, पूरा परीक्षण करना होगा। आखिर क्या वजह थी कि तीनों ने एक दूसरे की हत्या कर दी, वो भी इतनी घिनौनी तरह से? कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे। 3 दिन में इसे मुझे करके दीजिए, इंस्पेक्टर ने कहा। ओके सर। डॉक्टर अनिरुद्ध तुरंत ही काम में लग गए। तीनों लाशों का पोस्टमार्टम करना था और वो भी 3 दिन में। बहुत कम समय था। लाशों को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही घिनौने तरीके से हत्या की है। पहले परीक्षण में उन्हें पता चला कि सिर्फ हथियारों से एक दूसरे पर हमला नहीं किया है, अपितु हाथों से भी एक दूसरे की शरीर की चमड़ियां छील ली हैं। इसी वजह से किसी की हाथ की उंगली टूटी हुई है तो किसी की उंगली में ढेर सारा मांस लगा हुआ है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? फिर उन्हें लगा कि किसी मादक द्रव्य के सेवन की वजह से ऐसा हुआ होगा। इसलिए तुरंत ही ब्लड सैंपल लेकर सबसे पहले ड्रग का परीक्षण करने लगे। तभी मिले हुए सामानों की तरफ उनकी नजर गई। वहां पर था एक पुराना टेप रिकॉर्डर और 4 कैसेट जिसमें 1, 2, 3, 4 नंबर डले हुए थे। अभी पूरा परीक्षण करना बाकी था मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर अनिरुद्ध को लगा कि क्यों ना इन कैसेट को सुना जाए, हो सकता है इसमें कुछ जानकारी हो। उन्होंने कैसेट चला दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर फ्रांसिस, हॉस्पिटल के मनोविज्ञान विभाग का प्रमुख, मरीज का परीक्षण स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंकर जायसवाल है। आपने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की है? जी नहीं सर, मैंने नहीं की है। तो उसने की है। किसने? वही जो जो छुपा रहता है। क्यों? वो बहुत खतरनाक है। वो बहुत हिंसक है। उसकी आंखों में बहुत हिंसा है, इसलिए वो अक्सर छुपा रहता है, कभी कभी ही सामने आता है। इस वक्त वो कहाँ है?
मेरे पीछे। ठीक है, आप आराम करिए। इसके बाद कैसेट खत्म हो गई। डॉक्टर अनिरुद्ध ने सोचा, ये मेडिकल के विद्यार्थी है। लगता है मनोविज्ञान विभाग में पढ़ रहे थे, मगर एक दूसरे को इस तरह से मारा क्यों इन्होंने? तभी उनका साथी पीछे से आया। सर, आज जरा जल्दी जाना था। मैं तो सोच रहा था कि आज ओवर टाइम करेंगे। देखो, तीनों लाशों का 3 दिन में पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट तैयार करनी थी। असली में सर, कल सवेरे मेरी साली की सगाई है। पत्नी को थोड़ी मार्केटिंग करानी थी। समझ तो रहे हैं सर, घर का मामला है। कल मैं ज्यादा टाइम तक ओवर टाइम कर लूंगा सर। कल काम कर लेंगे। ठीक है, तुम जाओ। डॉक्टर अनिरुद्ध ने घड़ी की तरफ देखा। 7:30 बज रहे थे। वैसे 8 बजे तक वो अक्सर लैब में काम करते हैं, उसके बाद ही घर जाते हैं। मगर आज उन्होंने सोचा रात भर काम करेंगे। वैसे भी घर में उनका इंतजार करने वाला कौन है। उन्होंने लाशों को एक बार फिर से परीक्षण किया। इतनी घिनौनी तरीके से कोई किसी को कैसे मार सकता है? आगे के कैसेट में अगर कुछ जानकारी हो, सोचकर उन्होंने दूसरी कैसेट चला दी। नमस्कार। रोगी का परीक्षण स्टेटमेंट। मिस्टर जायसवाल, आपकी पत्नी को आपने मारा और बच्चे को भी। मैंने नहीं मारा, मैंने कहा ना, उसने मारा। उसने खुद से मारा? नहीं, मेरे कहने पे। मगर बेटे को वो अपनी माँ को बचाने के लिए सामने आया और मारा गया। मुझे उससे बात करवा सकते हैं? नहीं, वो सामने नहीं आता है। क्यों? मुझे उसे बहुत डर लगता है, वो बहुत परवर है। ओके, उत्तेजित मत होइए, आराम करिए। कैसेट खत्म हो गई। मगर तभी डॉक्टर अनिरुद्ध को लगा जैसे बाहर कॉरिडोर में कोई बच्चा दौड़ रहा है। आश्चर्य, इस वक्त लैब में बच्चा, और किसी बच्चे के आने की अनुमति तो है ही नहीं यहां। वो तेज कदमों से अपने कमरे से बाहर कॉरिडोर में निकल आए, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। चौकीदार के पास गए, जो बैठे बैठे पेपर पढ़ रहा था। अभी यहां कोई बच्चा आया था? नहीं सर। आपका आज नाइट में रुकेंगे? हाँ, ओवर टाइम करना है। अच्छा साहेब, चाय वाय का व्यवस्था कर दे। हाँ, थोड़ी चाय मिल जाती तो अच्छा होता। कहकर अनिरुद्ध एक बार फिर से अपने चेम्बर में आ गए और तीसरी कैसेट चलाई। नमस्कार। मरीज का परीक्षण। जायसवाल, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने अपनी पत्नी और बेटे को इतनी बुरी तरीके से मार डाला। मगर आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति है, मगर उससे मिला नहीं रहे। बोलिए, क्या बात करनी है मुझसे? मिस्टर जायसवाल? नहीं, मैं हूँ वो नामर्द इंसान, सो चुका है। मुझसे बात करिए आप। कौन हो तुम? मेरे कई नाम है, अलग अलग सभ्यताओं ने मुझे अलग अलग नाम दिया। मैं हर इंसान के अंदर मौजूद होता हूँ, मगर सोता रहता हूँ, क्योंकि इंसान मुझसे बहुत डरता है। मैं हूँ प्रतिशोध की ज्वाला। कोई नाम तो होगा तुम्हारा? कहा ना, बहुत से नाम है मेरे, मगर
एक नाम मुझे बहुत पसंद है, लूसीफर। आप मुझे उसी नाम से बुला सकते हैं। तो तुम कहाँ थे अब तक? मैं हर किसी के अंदर सोता रहता हूँ। जब किसी पर अत्याचार होता है तो मैं जागता हूँ उसकी मदद करने को, मगर तुम कायर इंसान मेरी मदद लेने में डरते हो। ये भी डर रहा था, मगर मैंने इसकी मदद करने की ठानी। इसकी पत्नी इसे धोखा दे रही थी। वास्तव में वो बच्चा भी इसका नहीं था। जब इसे पता चला तो ये कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए मदद के लिए मेरे पास आया और मैंने उसे मुक्ति दिला दी। इसके बाद कैसेट फिर से खत्म हो गई। अनिरुद्ध ने चौथा कैसेट हाथों में उठाया ही था कि अचानक कानों में आवाज पड़ी, जैसे कोई स्ट्रेचर घसीट रहा हो। कौन? ओह, इस वक्त लैब में उसके और चौकीदार के सिवा कोई नहीं है। तो फिर कौन उसे इस तरह से परेशान कर रहा है? तेज कदमों से एक बार फिर से कॉरिडोर में आकर पास वाले कमरे की ओर बढ़ गया और जैसे ही दरवाजा खोला उसके पसीने छूट गए। ये क्या? चारों लाशें तो उधर किनारे पे लगी थी ना? फिर ये स्ट्रेचर यहां कैसे? कौन है? तभी उसके कानों में एक बच्ची की आवाज आई, पापा पापा। कौन? नहीं, ये नहीं हो सकता, कहकर तेज कदमों से वो अपने कमरे में आ गया। कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लिया। ये क्या था? अचानक ही उसके सिर में भारीपन लगने लगा। ये क्या हो रहा है मुझे आज? नहीं, जल्दी काम खत्म करना है, चौथा कैसेट सुनना ही होगा। तुरंत ही चौथा कैसेट उसने प्लेयर में लगा दिया और तभी आवाज गूंज उठी, और इंसान जब तकलीफ में होता है तो भगवान से मदद मांगता है, मेरे पास नहीं आता, जबकि मैं तुम्हारे भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली हूं। तुम्हारे उस भगवान से ज्यादा करीब होता हूं तुम्हारे, मगर कुछ बुद्धिजीवी मेरे पास आते हैं और मैं उनकी मदद करता हूं, मगर उनमें सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की हर बात को जान सकता हूं, मन की गहराइयों में छुपी हर बात को। अचानक ही अनिरुद्ध ने प्लेयर रोक दिया। उनके सर में असहनीय दर्द होने लगा था। आज बहुत सालों बाद ये आवाज कानों में पड़ी थी, जैसे उनकी मरी हुई बेटी उन्हें पुकार रही थी। हाँ, उनकी बेटी। करीब 2 साल पहले उसकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। अनिरुद्ध घर के गेट पर किसी इंपॉर्टेंट कॉल में बात करते हुए निकल आए थे। बेटी भी पापा पापा करती हुई पीछे दौड़ आई। कॉल काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए अनिरुद्ध उसी में मगन थे। ध्यान ही नहीं दे पाए कि कब बेटी के हाथों से बॉल छूटकर रोड में चला गया और वो उसे उठाने दौड़ पड़ी और उधर से आती हुई कार से टकराकर उसकी मौत हो गई। अनिरुद्ध इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि पत्नी ने बेटी की मौत के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया। उसने कहा वो चाहता तो उसे बचा सकता था, मगर उसने जानबूझकर उसे नहीं बचाया और इसी बात पर दोनों का तलाक हो गया। अब अनिरुद्ध
अकेले। उनका दिल जानता है कि उन्होंने जानबूझकर अपनी बेटी को नहीं मारा। आज आज उसकी आवाज सुनकर वो जैसे द्रवित हो उठे थे। क्या सोच रहे हैं वो, जल्दी काम खत्म करना है, यही सोचकर एक बार फिर से कैसेट चला दिए। समझ में आ रहा था कि जिस भी व्यक्ति का ये परीक्षण है वो ड्युअल पर्सनालिटी से ग्रसित था। उसके अंदर एक और पर्सनालिटी निवास करती थी जो उसकी कमजोरियों को ढककर उसकी मदद करती थी। अपनी पत्नी पर शक करने की वजह से उसने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या कर दी थी। ऐसे बहुत से केसेस साइकोलॉजी में मिल जाते हैं। कैसेट का आगे का रूप कुछ ऐसा था। मैं हर किसी के अंतरात्मा को झांक सकता हूं, उसमें छुपे हुए हर झूठ, हर बात को मैं देख सकता हूं। मैं उनकी मदद करता हूं जो सच्चे होते हैं, मगर जिनके दिलों में झूठ होता है मैं उन्हें भी सजा देता हूं, है ना डॉक्टर अनिरुद्ध? अनिरुद्ध चौंक पड़े। उन्होंने आश्चर्य से घूरते हुए उस कैसेट प्लेयर को देखा। कब की रिकॉर्डिंग है? उनका नाम? हाँ, तुम ही से बात कर रहा हूं अनिरुद्ध। अपनी बेटी की हत्या के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुम तो बेटी चाहते ही नहीं थे, तुम्हें बेटे की चाहत थी, मगर मजबूरी में बेटी हो गई तो उसे पालना पड़ रहा था। उस दिन अगर तुम चाहते तो उसे बचा सकते थे, मगर तुम्हें तो मनमानी मुराद मिल गई। हाँ? क्या कह रहे? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये सच बात नहीं है। गुस्से में उसने कैसेट प्लेयर उठाकर जमीन पर दे मारा। कैसेट प्लेयर 2 टुकड़े हो गया, मगर कैसेट उसमें से बाहर निकलकर गिर गई। मगर वो आवाज आनी बंद नहीं हुई। अनिरुद्ध, दुनिया से तुम खुद को छुपा सकते हो, मगर अपनी अंतरात्मा से कैसे छुपाओगे? तुम एक हत्यारे हो, प्री प्लान मर्डरर, अपनी उस नन्ही सी बेटी के हत्यारे। नहीं, मैंने हत्या नहीं की। अचानक ही अनिरुद्ध का सर असहनीय दर्द से फटने लगा। इस दर्द को सहने से मर जाना ज्यादा सही लग रहा था उसे। अचानक उसने पास ही पड़ा एक स्कल्प उठाया और पूरी ताकत से अपने गले पर गले से तेजी से खून निकल आया, जो धीरे धीरे उसके श्वास नली पर भरने लगा और करता हुआ कुर्सी से वो जमीन पर गिर पड़ा। सवेरे जब ड्यूटी चेंज होने का समय आया तो चौकीदार अनिरुद्ध को बताने आया कि वो जा रहा है, मगर जैसे ही उसने अनिरुद्ध का चेंबर खोला, कौन चीख पड़ा वो। पुलिस एक बार फिर से उपस्थित थी। अनिरुद्ध की लाश का पंचनामा बनाया जा रहा था। सब इंस्पेक्टर बोल पड़े, सर, कैसेट प्लेयर तो टूट गया है, मगर चारों कैसेट सही सलामत है। ले चलो चारों को, सुनकर देखना पड़ेगा आखिर इसमें है क्या, कि इसे सुनकर डॉक्टर अनिरुद्ध ने आत्महत्या कर ली।